गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग कर रहे थे लास्ट वीडियो में। अब हम 3 एटॉमिक थ्योरी को पढ़ चुके हैं, जो हमारी पोस्टुलेट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, वो हमने उस दिन देख लिए थे। अब हम बाकी के जो 3 हैं एटॉमिक पोस्टुलेट्स, उनके बारे में आज बात करेंगे। लास्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट जो पोस्टुलेट था हमारा वो क्या था? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भूल गए? एलिमेंट्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आती है बात 4th पॉइंट की या 4th पोस्टुलेट की, जिसका मतलब है कि आप इसको 3rd वाले पोस्टुलेट से थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, ऑपोजिट कर दो। अगर एक एलिमेंट के जो एटम हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होगी, अगर एक गिवन एलिमेंट की, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में। ठीक है, अब 4th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम्स हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हमारे, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये था हमारा 4th पोस्टुलेट। 5th में बढ़ते हैं। 5th है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। 5th पॉइंट है एटम्स कंबाइंड in small whole numbers to form compounds। इसका मतलब क्या है? देखो, ये तो हम समझ गए थे कि हमें कंपाउंड बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? when 2 or more elements combine together, है ना, या when the atoms of 2 or more elements combine together, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। होल नंबर्स क्या होते हैं ये बताओ मुझे। होल नंबर्स पढ़ चुके हो ना मैथ्स में? होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल बताओ। 0 1 2 2.5 2.75 ऐसा होता है? कैसा होता है? होल नंबर होता है। ठीक है, पूरा एक नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही ये जो नंबर्स है ना, ये जो एटम्स हैं, ये होल नंबर्स में आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे CO2, CO2 है, इसमें एटम 1 है कार्बन का और ऑक्सीजन का 2 है। एकदम सिंप्लीफाई वे में होंगे। जैसे कि अगर कोई X एलिमेंट का एटम है और Y है, ठीक, तो X के 3 एटम और Y के 6 होंगे, तो हमें इनको X3 Y6 नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? XY2। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर में ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब 6th जो पोस्टुलेट है वो भी इसी तरीके से है। 6th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं कंपाउंड में, उनका जो प्रपोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। उनका जो प्रपोर्शन होता है वो कांस्टेंट। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी अगर यही दोबारा एग्जांपल ले लें H2SO4 का, ठीक है, तो इनका जो नंबर होगा एटम्स का, हाइड्रोजन का 2 ही है, सल्फर का 1 ही एटम यहाँ पे कंबाइन होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम्स ही कंबाइन होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? सेम काइंड के होंगे और कांस्टेंट होंगे। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये मान लीजिए H2SO4 है, आपको याद नहीं आ रहा है क्योंकि H2SO4 का फॉर्मूला, तो आप ऐसे लिख दो। लिखा एग्जाम में H3S5O9। मैम ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। जो उनके एटम्स हैं वो कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। एक गिवन कंपाउंड के लिए जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनका नंबर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर जो नंबर है
जो काइंड है वो एटम का वो कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन कंपाउंड। तो ये 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो अब हम एटम क्या है, ठीक है, एटम क्या होता है, एटम को मेजर कैसे करते हैं, उसका मास कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यानी जिस चैप्टर का जो नाम है वो अब जाके आता है हमारे डिस्कशन में। एटम क्या होता है? ठीक है, तो एटम और बाकी ये भी था, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल दी मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल दी मैटर, ठीक है, या इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ठीक है, ओके। तो एटम क्या है? एटम के बारे में एक बात हमें पता चलेगी, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, ठीक है। Second one is it may or may not exist independently। जैसे हमारे एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अप टू 20 जो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं विद देयर सिंबल्स। उसमें क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, या फिर रिएक्ट करके, या फिर ये कंबाइन होके क्या होगा, दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, अपना दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे और फिर वो उनका एग्जिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो उनका एग्जिस्टेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंडिपेंडेंटली सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और साथ में जुड़कर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हाँ, ठीक है। थर्ड वन इज आता है इनको कैसे मेजर करते हैं, इनका जो साइज मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। साइज ऑफ एटम कैसे होता है, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, ये बात आप जानते हो, एटम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनका जो, इसलिए एटॉमिक रेडियस जो होगा, ठीक है, रेडियस क्या होता है, दिस इज रेडियस, है ना, ये रेडियस होता है। तो जो रेडियस है वो भी इन यूनिट्स में नहीं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस तरीके से नहीं हम लोग मेजर कर सकते हैं। इनके लिए एक यूनिट है नैनोमीटर, तो है ना, nm, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9। वेरी गुड, 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर। अच्छी बात है कि आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर होता है, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर अपने आप में एक बहुत छोटी यूनिट है। जैसे मान लीजिए, समझ लो फिर भी जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, मान लीजिए ये 1 मीटर स्केल है, अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा टुकड़ों में तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा, इसका हमें नैनोमीटर फॉर्म चाहिए, 1 नैनोमीटर अगर फॉर्म हमको चाहिए तो बहुत ज्यादा टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए 10 इंटू 10 सो ऑन, कब तक, जब वो 10 रेज़ टू द पावर 9 ना हो जाए, ठीक है। तो ये छोटे 10 रेज़ टू द पावर 9 जो पार्टिकल्स हैं मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मीटर बना रहे हैं। इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, आपके बुक में भी ये चीज दी है, बॉक्स में गिवन है। और इसके अलावा हाइड्रोजन का जो एटम होता है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका रेडियस कितना होगा, 10
यस मैम यस मैम यस मैम करना है। मीटर, इससे पता चलता है कि बस यस मैम हमें करना है, हमें ध्यान नहीं देना है। हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस is 10 raised to the power -10 मीटर, और we can say that H is equal to 10 raised to the power 10 नैनोमीटर। आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो या तो आप इसे नैनोमीटर में अगर लिखेंगे तो 10 raised to the power 10 होगा, मीटर में लिखेंगे तो 10 raised to the power -10 नैनोमीटर होगा। इस बात का ध्यान रखना है, हर चीज में यस नहीं बोलना है, ठीक है। यही चेक करती हूँ मैं कि आप लोग ध्यान दे रहे हो या बस कुछ में भी हंसना यस बोल रहे हो, ठीक है। तो एटम हो गया, ओके। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे एटम्स हैं, डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है। डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके सिंबल्स के बारे में बात की। पेज नंबर 33 में है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। एंड इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन है, बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 letters ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये फैक्ट है, 2 फैक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको, क्योंकि टर्म 1 का ये सिलेबस है, टर्म 1 का पार्ट है ना ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मार्क में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इतना कर लो। उसके बाद में मॉडर्न डे पर क्या चल रहा है, किस तरीके से एलिमेंट्स के नाम होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? ओके। अब क्या हुआ कि ये जो शुरुआत में जो एलिमेंट्स है ना, अब कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से उनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। उससे उनका नाम, उनका सिंबल दिया जाता था। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है कॉपर, ठीक है, वो कहाँ पे फाउंड हुआ? इट वॉज फाउंड इन साइप्रस। साइप्रस एक कंट्री है, शायद आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में नाम सुना होगा साइप्रस का। साइप्रस इज अ कंट्री, ठीक है। वहाँ से उसका ऑरिजिन हुआ, इसीलिए कॉपर नाम दिया गया, ठीक, कॉपर, और उसका सिंबल है Cu। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरीके थे। और क्या है कि जैसे गोल्ड है, जो कलर होगा एलिमेंट का, जो देखने में कलर आ रहा है, उस कलर के बेसिस पर भी नाम दे दिया जाता था एलिमेंट का। जैसे गोल्ड का नाम दिया क्योंकि वो किस तरीके से दिखता था, येलो कलर का दिखता था, तो उसका नाम गोल्ड दे दिया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे चीजें और ऑर्गेनाइज होती गई। इसके बाद में एक नाम आया एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज IUPAC। बताओ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। IUPAC क्वेश्चन आ सकता है आपके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है कि भाई मॉडर्न डेज में एलिमेंट के नेम ये कौन डिसाइड करता है? IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे चीजें इवॉल्व होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, अब IUPAC है, ये नए एलिमेंट्स के मॉडर्न टाइम्स में ये एलिमेंट्स के नेम को डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब नेम्स जो हैं उनके सिंबल्स किस तरीके से होंगे, इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, वो आपको जान लेने चाहिए। सिंबल्स लिखते टाइम मान लीजिए ये क्या है, एल्यूमिनियम का सिंबल है, ये क्या है, ध्यान देना इस बात पे, हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। ये आयरन का सिंबल है और ये जिंक का सिंबल है, ठीक है। ये सोडियम का सिंबल है। एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम। तो हम जब भी सिंबल लिखते हैं तो उन सिंबल में या तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट या फिर एक सेकंड थर्ड कोई भी उस नाम में जो भी दूसरा अल्फाबेट आ रहा है हम उसको लिखते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो पहला वाला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा और सेकंड वाला हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसीलिए इसको AL ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका सिंबल हमें 2 अल्फाबेट से नहीं चाहिए होता है, 2 अल्फाबेट्स नहीं होते, उसमें कैसा होता है, एक सिंगल अल्फाबेट होता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें क्या है, सिंबल है H ओनली, HY नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे आयरन है, ठीक, तो नाम लैटिन में क्या है, लैटिन में क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम
नाम रखते हैं एलिमेंट का, ठीक है। जैसे लैटिन में आयरन को क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं। तो फेरम से उन्होंने Fe, ठीक है, इसलिए इसको क्या हम लोग डिनोट करते हैं, Fe करते हैं, आयरन नहीं करते हैं। तुम लोगों को मैंने मैसेज भेजा, कई बार आपने भेज दिया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की 2-3 चित्र बना के एक ही अपनी ड्राइंग के ऊपर वो स्लोगन लिख के कल स्कूल लेके आना। ये प्रतियोगिता है, अभी मैंने भेज दिया, तो मोबाइल पे देख लेना, और मैंने कई बार भेजा। करो उस काम को, ठीक है, लेके चित्र ठीक है। आयरन, इसलिए इसको आई से डिनोट नहीं करते। मैं ये साथ में ये बताते जा रही हूँ ऐसे डिनोट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। अब जिंक है, मैंने आपको क्या बताया कि सिंबल लिखते टाइम में हम या तो फर्स्ट अल्फाबेट तो जो हम लिख लेते ही हैं, इसके अलावा उसकी स्पेलिंग में जो और नेक्स्ट अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द अल्फाबेट को यूज करके ZN नाम दिया, ना कि ZI नहीं दिया। अब हम कुछ लैटिन नेम्स की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम SO क्यों नहीं लिखते, SO क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, ठीक है, उसका लैटिन नेम है नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम को हम P क्यों नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि उसका लैटिन नेम है कैलियम, इसलिए उसका सिंबल है K, ठीक है, P नहीं है। इतनी सारी बातों से समझ में आया कि हम लोग सिंबल कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया। सिंबल लिखते टाइम में अल्फाबेट्स कैसे, फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, सेकंड वन इज ऑलवेज इन स्मॉल, ठीक है। AL नहीं होगा या कोबाल्ट का CO नहीं होगा। ये जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये अलग है और ये अलग है। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में जब कंपाउंड में हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जरूर हम डिफरेंट एलिमेंट को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट है, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, इसलिए कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। ये हो गए हमारे सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स। पेज नंबर 34 में आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। आपको 1 से लेकर 20 तक, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, बहुत से बच्चों ने याद कर लिया है, विनय ने याद कर लिया है, अंकिता ने भी याद कर लिया है, ठीक है। ये बच्चे थे उस दिन भी याद कर रहे थे मेरे सामने। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं क्लास में, उनको ध्यान रखना है, आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के नेम विद देयर सिंबल्स याद करने ही करने हैं। आपको ये पूरे 9th और 10th क्लास में काम आने वाला है, ठीक है। एटम के बारे में बात कर रहे थे कि एटम का जो रेडियस है या एटम को कैसे हम मेजर करते हैं, तो कुछ मास भी होगा, मास भी देख लें। एटम का मास कैसे मास हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, कॉपी में बना लो, ठीक है। 3 बातें हम लोगों ने देखी थी। फोर्थ पॉइंट, एटम से रिलेटेड, एटम के फैक्ट से रिलेटेड, नॉट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट्स अलग हैं, जो 6 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। अब हम एटम के बारे में एक के बाद एक चीजें देख रहे हैं। पहला हमने क्या देखा, एटम की डेफिनेशन देखी, एटम क्या होता है। सेकंड वन हमने क्या देखा कि एटम को साइज कैसे होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके सिंबल के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एटम के मास की। तो यहाँ पे क्या बात आता है, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? वेरी नाइस। एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, बस दैट्स इट, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं जानना है, इतने से काम चलेगा भी नहीं। अभी एटॉमिक मास आया कहाँ से? एटम, एक तरफ तो हम लोग बात करेंगे एटम इतने छोटे होते हैं, तो इतने छोटे एटम्स को मेजर कैसे किया गया, ठीक है, उनको वेट कैसे किया गया, उनका कोई तरीका अलग रखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारी इस बारे में शुरुआत में अलग अलग मैथड थे, ठीक। धीरे 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 क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे आप लोग मान लीजिए आप में कोई क्रिएटिविटी, आप ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, छोटे होते हैं या शुरुआत करते हैं, तो आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होगी, धीरे 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 करके उसमें वो इवॉल्व होगी और अच्छी होती चली जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट जो बातें होती हैं, जैसे हमारा जो जैसे नेम है वो IUPAC डिसाइड करता है, ऐसे ही जो मास है उसमें डिफरेंट मेथड्स पहले अपनाए गए थे। अब जो फाइनल मेथड है उसमें क्या होता है, क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया। स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, आप वेजिटेबल्स लेने के लिए या फ्रूट्स लेने के लिए
गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि जो तराजू होता है तोलने वाला, ठीक है, तो उसमें कुछ मेजर करने के लिए उसके पास अलग अलग स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं जो आयरन के बने हुए होते हैं, ठीक है, 500 ग्राम्स हुआ या 1 kg का हुआ, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वेट होते हैं, तो इस तरीके से वो मेजर कर लिया। तो ऐसा ही स्टैंडर्ड मान लिया गया, स्टैंडर्ड मास किसके मास को, कार्बन 12 के एक एटम के मास को। अब ये कार्बन 12 क्या होता है आप जानते हैं, कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है, कार्बन एलिमेंट का एक फॉर्म होता है, एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। अब इस पे आप टेंशन ना लो कि आइसोटोप क्या होता है, एक डिफरेंट फॉर्म होता है कार्बन का, ये आप मान लीजिए, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन मिलता है नेचर में, उनमें से एक फॉर्म होती है कार्बन 12। जैसे एलोट्रॉप होता है डायमंड, डायमंड सब जानते हैं, कोहिनूर का नाम सबने सुना हुआ है, ठीक है, तो ये जो कोहिनूर होता है ये एक्चुअली में डायमंड है दिख रहा है, लेकिन ये एलोट्रॉप किसका है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। तो ऐसे ही कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनमें से एक आइसोटोप होता है जिसके बारे में हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन 12 नाम से, कार्बन 12 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसे हम C12 करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक एटम है, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन समझने के लिए, पढ़ने के लिए तो इतना बड़ा हमें देखना पड़ेगा। अब हम इन्हें 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, 4 में कितना हुआ 6, अब कितना हुआ 8, अब कितना हुआ अब कितना हुआ 12, ठीक है। तो 12 इक्वल पार्ट्स में, इसमें बनाने के टाइम में कुछ बड़ा हो गया है कुछ छोटा हो गया है, ऐसा नहीं, ये सारे 12 इक्वल पार्ट्स में कार्बन 12 के एक एटम को डिवाइड किया गया, और उनमें से मान लीजिए कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, जैसे ये पार्ट हुआ या ये पार्ट हुआ या कोई भी एक पार्ट, इक्वल पार्ट्स में तो कोई भी पार्ट ले सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड मास मान लिया गया, किसके लिए, मेजर करने, एटॉमिक मास को पता करने के लिए, ठीक है। अब जो एटॉमिक मास होता है वो क्या है, एटम का मास होता है, लेकिन रिलेटिव मेथड में। एटॉमिक मास जो है उसको मेजर हम कैसे कर सकते हैं, रिलेटिव मेथड में, ठीक है, रिलेटिव मतलब रिलेट किससे रिलेट करके, इससे, जैसे स्टैंडर्ड वेट होता है ना, जैसे हमारे तराजू वेजिटेबल वाले मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही इस तरीके से ये जो इसका जो मास होगा उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव मेथड में बाकी एटम्स के मास को फिर मेजर किया जाने लग गया, पता करने लग गया। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मेरे को एटॉमिक मास बताओ, 16, ठीक है। तो पता नहीं कैसे इनको मेजर किया गया, ठीक है। तो आप एक तरफ तो रख दो, ये जो कार्बन है ना, कार्बन का एक यूनिट, एक पार्ट जो हमने डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, उसमें ऐड करते जाओ, जब तक वो 16 टाइम्स हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मास बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का मास बन जाएगा। अब इसको हमारी जो यूनिट है, क्या है यूनिट, उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में एटॉमिक मास यूनिट को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो ये यू क्या है, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास, और क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। यानी यू क्या है, सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अपने आप में एटॉमिक मास यूनिट वो मास है जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट में, यानी अगर उसके 12 हिस्से कर दिए जाए तो उसमें से जो एक पार्ट निकल के आएगा उसका जो मास होगा उसे क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम अब डिनोट कैसे करते हैं, यू से। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का मास होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे डिफरेंट एटम्स के मास को, उनको कैसे, उनके ही रिलेटिव मेथड में इनके मास को कार्बन 12 के 12th पार्ट से रिलेटिव मेथड में मेजर करने लगे, ठीक है। इस तरीके से एटॉमिक जो मास है वो पता किया जाने लगा है, ठीक। तो भाई इस पेज में आ जाओ, पेज नंबर 35 में, पेज नंबर 35
पेज नंबर 35 में आपको जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें 2 पॉइंट्स है ना 1 और 2, उसके बाद में पैराग्राफ है 4th लाइन को अंडरलाइन कर लो अच्छे से। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। इसका मतलब जो अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास हैं उनको हम कैसे पता करते हैं, इसी के आगे की लाइन है उसे भी अंडरलाइन कर लो, सेकंड पॉइंट डाल के। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर? यस मैम। अब इसके बाद में इसी पेज पे जो लास्ट लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में, relative atomic mass of an atom of an element is defined as the average mass of an atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। अच्छा, इसके बाद में टेबल 3.2 दे रखी है, उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसके आगे उनके एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, तो आपको इन एटॉमिक मास को अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद में हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।